नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नए चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसका यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है भाग 4 में। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वह है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अगला पॉइंट है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। अगला पॉइंट है, नीति निर्देशक तत्व राज्य में वास्तविक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। फिर भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला पॉइंट है, के.टी. शाह के शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो यह भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि B.R. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता या आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है और नीति निर्देशक तत्व को ये अनोखी विशेषता कहा है। नेक्स्ट है, T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ादान कहा है। आइवर जेनिंग के अनुसार, आइवर जेनिंग कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। फिर आइवर जेनिंग कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड का फेबियन समाजवाद है, जिसमें समाजवाद नहीं है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे सामाजिक क्रांति का उद्देश्य कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि संविधान का सार तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा है कि संविधान का सार तत्व है। वहीं आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल भाग 4 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा। कृष्णमूर्ति राव के अनुसार कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सरकार के मूल गर्भ हैं। केसी हुयर कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। अब देखते हैं आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 38 व 39 के तहत आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38(1) कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 38(2) कहता है कि
इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके तहत राज्य विशेष रूप से आय की असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के तहत निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला है, राज्य प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। बी कहता है कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि आधिकारिक सार्वजनिक हित हो सके, अधिकाधिक सार्वजनिक हित हो सके। तीसरा है, संपत्ति का उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। डी है, स्त्री एवं पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। नोट: समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अनुच्छेद 39D के पालन के लिए पारित किया गया है। सी कहता है कि राज्य व्यवस्था करेगा कि श्रमिक पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक व्यवस्था बस कोई नागरिक ऐसे रोजगार में न लाए जाएं जो उनकी आय एवं शक्ति के अनुकूल न हो। यह कहता है कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर एवं सुविधाएं प्रदान की जाएगी तथा बच्चों और युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38 व 39 में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। वितरण न्याय का तात्पर्य नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करना है। अगला पॉइंट है रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित किया कि यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान के अधीन मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक निर्देशक तत्व है, परंतु निश्चय ही एक संवैधानिक लक्ष्य है। अतः इसके उल्लंघन पर न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। अब देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें जो जोड़ा गया वह है अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 खंड 4, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का। अब देखते हैं सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 41, राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। अगला है मनरेगा काम पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त 1995 से शुरू राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे, क्या शामिल थे? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। इसे 1 अप्रैल 2001 से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया है। अनुच्छेद 42, तो राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43, तो अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि कृषि व उद्योग में लगे हुए मजदूरों को यथोचित वेतन मिल सके, वह अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। राज्य गांवों में व्यक्तित्व अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का कहता है कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में
कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें व्यवस्था की गई कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु तक सभी बच्चों को प्रारंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46। तो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नत करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक द्रव्यों एवं अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 39 का तो राज्य प्रयास करेगा कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित हो। समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्व। तो अनुच्छेद 40। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 40 में। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 43 खा। इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 44। तो राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यह क्वेश्चन अभी बिहार स्टेट में पूछा गया था। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट अनुच्छेद 48। तो राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू तथा वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण एवं सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 का कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49। तो राज्य द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51। तो राज्य निम्न के लिए प्रयत्न करेगा। कौन कौन सा? पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने। तीसरा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों के प्रति आदर भाव बढ़ाने का। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने का। अब देखते हैं अन्य भागों में वर्णित निदेशक तत्व। तो अनुच्छेद 350 का राज्य भाषाई अल्पसंख्यक के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए की पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए कार्य करे। और अनुच्छेद 335 कहता है कि संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नीति निदेशक तत्व का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।